नमस्कार दोस्तों। आज एक नई और सच्ची घटना के साथ मैं एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग किस प्रकार से रहते हैं। एक व्यक्ति जो डबल जीवन जी रहा था। एक जीवन तो उसका बहुत ही अच्छा था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, अच्छा खासा परिवार से भी था, लेकिन जो दूसरा जीवन उसका था वो जुर्म का जीवन था। और जब जुर्म का जीवन जब उसका सार्वजनिक होता है, जब उसके घर वालों को पता चलता है तो उसके घर वाले उसको अपनाने से ही इनकार कर देते हैं और जिसके लिए वह जुर्म के रास्ते पर चला था वह भी उसके साथ छोड़ देते हैं। तो आज की जो सच्ची कहानी है ये आंध्र प्रदेश का एक जगह है निजामाबाद, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है सन 2004 से। एक लड़का जिसका नाम था नागेंद्र रेड्डी, ये पढ़ने में बहुत होनहार था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, आईआईटी मद्रास से आईआईटी भी था। उसके बाद आईआईटी करने के बाद ये चला जाता है बेंगलोर और बेंगलोर के एक कंपनी में काम करने लगता है। काम करते करते उसका मन उब जाता है, फिर वह अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए सोचता है और वह फिर चला जाता है आंध्र प्रदेश हैदराबाद जा कर के वह अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करता है। कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके कंपनी में लॉस होने लगता है, उसकी कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाती है। फिर वह कंपनी बंद करके घर बैठ जाता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर उसके माइंड में आता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, आईआईटी हूँ, मैं घर बैठा हूँ। तब वह अप्लाई करता है विदेश के बहुत सारे कंपनियों में और लंदन की एक कंपनी से इसको बुलावा आ जाता है और ये लंदन चला जाता है। वहाँ पर एक कंपनी में इसको जॉब मिलता है और जिस कंपनी में इसको जॉब मिलता है उसी कंपनी में इसी के आंध्र प्रदेश का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राधा कृष्णा था, इसका दोस्त बन जाता है। और दोनों मिल करके, हालांकि जो राधा कृष्णा है वो पहले से उस कंपनी में था तो इसको मदद करता था हर बात पर, नागेंद्र रेड्डी को राधा कृष्णा। इसलिए राधा कृष्णा उसको अपने ही अपार्टमेंट में रूम दिला देता है और ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में एक ही साथ रहने लगते हैं। बहुत दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, कंपनी में दोनों अच्छे से काम करते हैं, दोनों की दोस्ती भी परवान चढ़ती है। कुछ दिनों के बाद नागेंद्र रेड्डी का तबीयत खराब होता है और वो अपने घर पर बातचीत करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली में जो उसके माता पिता थे और एक बहन थी वो परेशान हो जाती है। किसी तरह लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर एक हमारे ही प्रदेश का रहने वाला राधा कृष्णा, जो मेरे भाई का वहाँ पर दोस्त है, वो साथ में है। उसके बाद उसका नंबर इन लोगों से मिलता है। अब इसकी बहन और माता पिता राधा कृष्णा से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद बातचीत होता है राधा कृष्णा के थ्रू। अब नागेंद्र अपने घर वालों से बात करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके नागेंद्र रेड्डी की जो है तबीयत ठीक होती है और वह फिर से अपना कंपनी ज्वाइन करता है और काम करने लगता है। इसी दौरान जो आंध्र प्रदेश में उसके माँ बाप रहते थे और बहन रहती थी, ये लोग सोचते हैं कि राधा कृष्णा को थैंक्स बोला जाए, वो हमारे बेटे को वहाँ पर मदद किया है। तो एक दिन उसके माँ बाप अपने बेटी से कहते हैं, यानी नागेंद्र रेड्डी की बहन से कहते हैं कि तुम राधा कृष्णा को थैंक्स बोल दो, उसको धन्यवाद बोल दो। ये अपना फ़ोन उठाती है और टाइपिंग कर देती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखे हैं और वहाँ पर आपके सिवा कौन है मेरे भाई का, और हम लोगों को भी आपके ऊपर विश्वास है। अब राधा कृष्णा मैसेज पढ़ता है, खुश हो जाता है और इस मैसेज की बात वो नागेंद्र रेड्डी से भी बोलता है कि तुम्हारे घर वालों से हमको मैसेज प्राप्त हुआ है। अब जो नागेंद्र रेड्डी है वह फ़ोन देखता है राधा कृष्णा का, और उसके बाद जब उस फ़ोन देखता है और उस फ़ोन में जब देखता है कि मेरी बहन का मैसेज है, वह अपने दोस्त से ही नफरत करने लगता है। और जो मैं आपको शुरू में ही बोला कि एक व्यक्ति जो डबल जीवन जी रहा था वो नागेंद्र रेड्डी ही था। ये ही डबल जीवन जी रहा था। एक इसका जीवन था अभी तक जो आपने सुने कि पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा खुद का कंपनी में बेंगलुरु अपना कंपनी भी स्टार्टअप किया था, उसके बाद फिर लंदन चला गया, वहाँ पर भी अच्छा से काम करता था। लेकिन जो दूसरा इसका जीवन है जुर्म का, वो अपने बहन की वजह से वो शुरू करता है। वह और उसकी बहन यदि किसी से बात करना शुरू करती थी, किसी से बात करती थी, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार से जलन पैदा होता था और वह सनकी बन जाता था और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता था।
तो जैसे ही अपने बहन का मैसेज उसके फ़ोन में देखता है, ये उसका दोस्त दुश्मन बन जाता है राधा कृष्णा। और अब वो ये सोचता है कि मेरे बहन का राधा कृष्णा से कुछ चक्कर है, अफेयर है। अब वह राधा कृष्णा जो अभी तक इसका फेवरेट दोस्त था लंदन में, ये दुश्मन बन जाता है। इसी दौरान एक दिन अचानक लंदन पुलिस को अक्टूबर 2004 में एक लाश मिलती है एक सुनसान जगह पर, और उस लाश का ना ही तो सर था और ना ही हथेली, और उस लाश को बुरी तरीके से जला दिया गया था। लंदन पुलिस उस लाश को उठाती है, छानबीन करती है। शुरुआत में तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब उस जांच को आगे बढ़ाती है लंदन पुलिस, तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये इंडियन है, साउथ इंडियन है, और ये यहीं के कंपनी में काम करता है। अब लंदन की पुलिस जब उस कंपनी में जाती है तो पता चलता है कि इसका नाम राधा कृष्णा है, और इसका फेवरेट जो दोस्त था जिसका नाम नागेंद्र रेड्डी है, वो भी 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा है, और वो भी साउथ इंडियन था। अब कंपनी से पता मिलता है, एड्रेस मिलता है दोनों को, और दोनों के एड्रेस पर पुलिस जाती है। तो जो राधा कृष्णा उसकी तब हत्या हो चुकी है, और जो नागेंद्र रेड्डी है, पता ये चलता है कि वो हत्या के अगले ही दिन, जिस दिन इसकी लाश मिली उसके अगले ही दिन वह इंडिया जा चुका है। अब लंदन पुलिस को पूरी तरीके से शक होता है कि जो उसका दोस्त है वही राधा कृष्णा का कातिल है, नागेंद्र रेड्डी। अब नागेंद्र रेड्डी को लेकर के लंदन पुलिस हैदराबाद यानी बेंगलोर पुलिस से संपर्क करती है। अब बेंगलोर पुलिस जो है कि हैदराबाद पुलिस संपर्क करती है निजामाबाद आंध्र प्रदेश में। अब निजामाबाद की पुलिस उसके घर जाती है तो पता चलता है उसके माँ बाप से, उसकी बहन से कि नागेंद्र रेड्डी तो अभी इंडिया आया ही नहीं है, यानी नागेंद्र रेड्डी इंडिया आ करके अभी तक अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं किया है। और इधर नागेंद्र रेड्डी इंडिया आकर के बेंगलोर में रहने लगता है छुप छुपा करके, अपने घर वालों को भी नहीं बताता है ये बात कि मैं इंडिया आ गया हूँ। अब इसी दौरान बेंगलोर में भी एक लॉज से एक व्यक्ति की लाश मिलती है, और उसका नाम रहता है राजेश आर्थम। यह लाश मिलती है 2005 में। अब इस लाश की भी जब छानबीन होती है तो कुछ पता नहीं चलता है, और इस लाश का भी सर और हथेली नहीं था। यानी जिस प्रकार से लंदन में एक लाश मिली थी उसी प्रकार से एक लाश बेंगलुरु में मिलती है 2005 में, और इसका नाम रहता है राजेश आर्थम। अब पुलिस की टीम छानबीन शुरू कर देती है, और पुलिस को टीम को ये बात पता थी कि एक व्यक्ति की लाश मिली थी लंदन में जिसका आरोप लगा था इसके रेड्डी के ऊपर, उस लाश का भी सर और हथेली नहीं था, और जो बेंगलुरु में लाश मिली है उसका भी सर और हथेली नहीं था। तब पुलिस को शक होता है कि कहीं न कहीं इस दोनों मामले में जो ये नागेंद्र रेड्डी है इसी का हाथ है। अब पूरी तरीके से बेंगलोर पुलिस इस नागेंद्र रेड्डी के पीछे पड़ जाती है, जाल बिछाती है। कुछ दिन के बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आता है। जब पुलिस की टीम इससे पूछताछ करती है तो बताता ये है कि जो ये व्यक्ति था, जो राजेश था, ये जिस लॉज में मैं ठहरा था उसी लॉज में ये भी ठहरा था, और एक दिन मैं अपनी बहन को मिलने के लिए इसी लॉज में बुलाया था। तो मैं देखा कि ये जो राजेश है मेरी बहन से बात कर रहा था, और तभी मैंने सोच लिया था कि इसको भी अब रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये भी मेरे बहन के करीब जा रहा है, और इसीलिए मैं इसको मार दिया। और इसकी हथेली और गर्दन में इसलिए अलग काट कर फेंका ताकि इसकी शिनाख्त न हो सके। पुलिस की टीम इसको गिरफ्तार करती है, और लंदन पुलिस को भी सूचना देती है कि जो आपका जो नागेंद्र रेड्डी है, जो आरोपी है, वो हमारे गिरफ्त में है। अब लंदन पुलिस जो है कि संपर्क करती है बेंगलुरु पुलिस से, और उसको अपने यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए बोलती है। बेंगलुरु पुलिस का कहना था कि ठीक है, अभी ये हमारे यहाँ एक जो है कि केस में पकड़ा गया है, हम जांच पड़ताल करने के बाद आपको इसको सौंप देंगे। अब इसको भेज दिया जाता है बेंगलुरु के एक जेल में। कुछ दिनों के बाद ये अपना तबीयत खराब होने का नाटक करता है। उसके बाद इसको एक बेंगलुरु को ही एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वहाँ से ये फरार हो जाता है, और जैसे ही वहाँ से भागता है बेंगलुरु पुलिस का हाथ पांव फूल जाता है कि अब क्या करें, क्योंकि इसको अभी लंदन भी ट्रांसफर करना था। अब बेंगलुरु की पुलिस फिर जाल बिछाती है, लेकिन ये कहीं पकड़ा नहीं जाता है। इसके बाद ये यहाँ से भाग करके तिरुपति चला जाता है। तिरुपति जा करके कुछ दिन छिपा रहता है, लेकिन
पढ़ा लिखा अच्छा खासा था, तो एक प्राइवेट स्कूल में इसको टीचर का जॉब मिल जाता है और वो पढ़ाने लगता है। और वहीं पर ये एक लड़की से प्यार करता है, उसके बाद उससे शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद फिर वहाँ से वो कुछ दिनों के बाद विजयवाड़ा भाग जाता है। विजयवाड़ा भी कुछ दिन गुजारता है। उसके बाद विजयवाड़ा में ये कुछ जुर्म भी करता है, रॉबरी करता है। वहाँ इसको पुलिस गिरफ्तार भी करती है, लेकिन तो विजयवाड़ा पुलिस को इसके बारे में पूरी डिटेल पता नहीं थी, इसीलिए इसको बेल मिल जाती है। जैसे वहाँ से इसको बेल मिलती है, फिर ये दूसरे शहर में भाग जाता है। ऐसे ही ये शहर बदलता रहता है, क्योंकि उसको भी पता था कि एक जगह रुकेंगे तो कोई ना कोई मुखबिरी करेगा और हमको पकड़वाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी फिर गिरफ्तारी होती है, और जब पकड़ाता है तो फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में जब डाल दिया जाता है तो फिर ये काम करता है कि वहाँ जो जेल में जो कैदी हैं, अब उनमें लिस्ट निकालता है कि कौन इसमें ज़्यादा पैसे वाले हैं। और जो पैसे वाले कैदी रहते हैं उनके घरों से हफ्ता वसूलना शुरू कर देता है जेल में बैठे बैठे ही। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2009 में इसकी सच में तबीयत खराब होती है और जेल प्रशासन इसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। लेकिन पिछली बार ये जेल से जब हॉस्पिटल गया था तो वहाँ से फरार हो गया था, तो इसलिए इसको कड़ी सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल में रखा जाता है। और जब वहाँ से ठीक हो जाता है तब उसको फिर हॉस्पिटल से जेल लाने की तैयारी होती है, और रास्ते से ही वह एक गार्ड की हत्या करके फिर फरार हो जाता है। और इस बार फरार होकर वो उड़ीसा चला जाता है। अब पुलिस की पूरी टीम फिर इसके पीछे लग जाती है, लेकिन कहीं भी इसका सुराग नहीं मिलता है। उड़ीसा से फिर ये आसाम जाता है, आसाम से फिर नेपाल जाता है और घूमते रहता है। अब पुलिस की टीम इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक की पुलिस के हाथ लगा नहीं। ऐसे ही करते करते सन 2011 आ जाता है। 2011 में एक मुखबिर से बेंगलुरु के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको सूचना मिलती है कि जो नागेंद्र रेड्डी है आज बेंगलुरु में इस समय इस स्थान पर उपस्थित होगा। और जैसे ही बेंगलुरु पुलिस के पुलिस कमिश्नर को ये बात पता चलती है, पूरी तरीके से जाल बिछा दी जाती है पुलिस की, और उस मुखबिर के बताए हुए समय और पते पर पूरी बेंगलुरु की टीम जो है कि सिविल ड्रेस में तैनात कर दी जाती है। और मुखबिर द्वारा बताया जा रहता है कि ये एसवीबी में आएगा, उसमें वो अकेला ही वही बैठा रहेगा और इस समय और यहाँ पर वो उपस्थित होगा। अब पूरी की पूरी बेंगलुरु टीम उसके पीछे पड़ जाती है। बताए हुए समय पर एक एसयूवी कार आती है, पुलिस की टीम उसको घेरती है और पहले उसको सरेंडर करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वह पुलिस की टीम पर गोली चला देता है। मुठभेड़ में वह बेंगलुरु पुलिस उसको मार गिराती है। उसके बाद पुलिस की टीम उसके घर वालों को सूचना देती है। उसके माँ बाप उसकी लाश को लेने से इनकार कर देते हैं, और जिस बहन के लिए वह दो हत्या कर दिया था, जुर्म के रास्ते पर चलना शुरू किया था जिस बहन के लिए, वो बहन भी इसकी लाश और इसको पहचानने से इनकार कर देती है। लास्ट में मजबूरन बेंगलुरु पुलिस को इसके अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तो यही रही दोस्तों आज की कहानी कि किस प्रकार से एक भाई अपने बहन के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि डबल जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। और एक जीवन तो उसका अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, सीधा साधा परिवार का था, अच्छा खासा जॉब भी कर रहा था, लेकिन जो दूसरा जीवन होता है लोगों की हत्या करना, जुर्म करना, तमाम घटना को अंजाम देना। और जब वो मारा गया तो उसके ऊपर 13 केस थी, जिसमें 6 हत्या का था, बाकी लूट का था, धमकी का था, वसूली का था। तो इस प्रकार से 13 केस उसके ऊपर दर्ज था। और लास्ट में उसके परिवार वाले और ना ही उसकी बहन उसकी लाश को लेते हैं और पुलिस की टीम उसका अंतिम संस्कार कर देती है। तो यही रही आज की सच्ची घटना। ऐसे ही तमाम सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल संगीता.रिंकू को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।